Okay. Dear students, now we have to discuss about electric dipole and within that about force and potential energy. On the basis of that we have few questions over here जो कि आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, करेंगे उनको भी, बट बिफोर दैट मैं शॉर्ट में आपको थ्योरी ब्रीफ कर दूं एंड साथ ही जो प्रीवियस सेशन था उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दूं। अदरवाइज़ दोनों जो स्टोरीज़ हैं वो मिक्स हो सकती हैं। प्रीवियस स्टोरी में भी आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था एंड दैट टाइम आपने फील्ड एंड पोटेंशियल पढ़ा था। अभी आप क्या पढ़ने जा रहे हो? अगेन इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ने जा रहे हो, बट दिस टाइम फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो डिफरेंस है ये जानना बड़ा ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज लें, सपोज़ करिए Q1, एक और पॉइंट चार्ज लें, सपोज़ करिए Q2, तो आप जानते ही होंगे कि इनके बीच में फोर्स लगता है जिसका फॉर्मूला होता है KQ1 Q2/r²। ये जो फोर्स है माना ये जाता है कि ये 2 स्टेप प्रोसेस है। होता क्या है कि पहले कोई भी एक चार्ज आप ले लो, सपोज़ ये वाला, अपने सराउंडिंग में यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, और जहाँ पे Q2 है वहाँ पे भी, Q2 यहाँ ना हो तो भी क्या प्रोड्यूस करता है? समथिंग जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड KQ1/r² होती है। और फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस चार्ज की वजह से है, सोर्स क्या है, सोर्स चार्ज क्या है, ये नहीं भी पता हो तो चलेगा। ओनली व्हाट यू नो, इस पॉइंट पे फील्ड पता है अगर वो सफिशिएंट है। इस पॉइंट पे जहाँ पे फील्ड है, अगर आप कोई दूसरा चार्ज लेके आते हो, सपोज़ करिए Q2, तो इस पे फोर्स लगेगा। ये फील्ड Q1 के बजाय किसी और चार्ज की वजह से भी हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फील्ड यहाँ पे इतने के बराबर है और चार्ज यहाँ पे जो आ रहा है वो Q2 के बराबर है, देन इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स विच विल बी इक्वल टू Q इंटू E। ये Q कौन सा है जिसको फोर्स लगने वाला है? ये Q2 है। और E ये फील्ड है यहाँ पे KQ1/r²। वैल्यू रख दें आप तो आपको वही एक्सप्रेशन मिल जाएगा जो ऊपर लिखा है। उसी स्टोरी को समझने का बस ये एक दूसरा तरीका है जहाँ पे आपने डायरेक्टली फोर्स नहीं समझा, पहले फील्ड समझा और फिर फोर्स जाना। यही कहानी हर जगह है। सपोज़ करिए आपके पास में एक डाइपोल है, तो ये जो डाइपोल है ये अपने सराउंडिंग में प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? फील्ड। फील्ड कह लो चाहे पोटेंशियल कह लो, पोटेंशियल फील्ड का ही एक दूसरा नाम है, सेम क्वांटिटी को मेजर करने का एक दूसरा तरीका है। इस डाइपोल का पॉइंट P पे इफ़ेक्ट मेजर करने के लिए ये क्वांटिटीज़ होती हैं, फील्ड एंड पोटेंशियल। अब यहाँ पर जहाँ पर फील्ड है, जहाँ पर पोटेंशियल है, कोई एक अगर दूसरा चार्ज आएगा या दूसरा डाइपोल आएगा, देन इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। इसमें एक फोर्स होगा, इसको एक फोर्स लगेगा। ड्यू टू दैट फोर्स इसमें टॉर्क हो सकता है, ड्यू टू दैट फोर्स यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। तो दो अलग अलग बातें हैं, मिक्स मत करिए। डाइपोल अपने आप में ये एक सोर्स है, किस बात का? फील्ड का, पोटेंशियल का। डाइपोल अपने अराउंड फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, पोटेंशियल भी प्रोड्यूस करता है। और डाइपोल खुद एक सोर्स भी है और खुद एक टेस्ट चार्ज भी है। डाइपोल ऑलरेडी अगर फील्ड प्रोड्यूस हो रखी है तो वहाँ पे अगर आपने रखा डाइपोल को तो वो एक फोर्स भी एक्सपीरियंस कर सकता है। जैसे यहाँ जैसे यहाँ पे सोर्स चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज है, ठीक इसी प्रकार से व्हेन वी आर discussing about interaction of two dipoles, we can say that first dipole in beginning will produces what? Electric field, या potential around that, and in electric field and potential if we assume another dipole, it will experience a force. It may experience a force, it may experience a torque. तो दो अलग बातें हैं। हमने ये वाली बात पहले यहाँ पे डिस्कस कर ली थी। क्या डिस्कस किया था यहाँ पे? इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से
field and potential. This time this dipole behaving like test dipole. But now यहाँ पर अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं इस डाइपोल का बिहेवियर, मैंने यहाँ पर टेस्ट बोल दिया शायद, यहाँ पर ये जो डाइपोल है ये सोर्स डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का या पोटेंशियल का ये सोर्स है। और अब जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे अगेन डाइपोल डिस्कस करने जा रहे हैं, बट दिस टाइम ये जो डाइपोल है ये फील्ड या पोटेंशियल का सोर्स नहीं है। फील्ड या पोटेंशियल तो किसी और सोर्स की वजह से आ चुकी है ऑलरेडी, उस पर हमें बात नहीं करनी है। फील्ड या पोटेंशियल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, उसमें आपने एक डाइपोल कंसीडर करना है, उसको फोर्स लगेगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा, उस डाइपोल को टॉर्क लगेगा। मीन्स वी कैन से दैट इस सेक्शन में ये डाइपोल है ये टेस्ट डाइपोल है, और प्रीवियस सेक्शन में जो डाइपोल था वो कौन सा डाइपोल था, वो सोर्स डाइपोल था। आई होप डिफ्रेंशिएट आप कर पा रहे होंगे, अब आप फ्यूचर में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने भूमिका बना ली है, बात करनी है हमें डाइपोल में लगने वाले फोर्स की, ठीक है। फॉर दैट पर्पज़ वी हैव कंसिडर्ड हियर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अनलेस नहीं बताया जा रहा है आपको फील्ड यूनिफॉर्म ही माननी है, जिसे आप पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइन के हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक डाइपोल एज्यूम करना है, ठीक है। ये आपने डाइपोल एज्यूम किया। डाइपोल एज्यूम करने का मतलब है कि आपने दो चार्ज एज्यूम करने हैं इक्वल एंड अपोजिट, जो कि सेपरेटेड होंगे, कुछ डिस्टेंस होगा उनके बीच में। ये डिस्टेंस आप L मान सकते हैं, और जो ये L है ये 2a के बराबर होता है। 2a इसलिए लिया जाता है कि अभी हमें ये जो डाइपोल है इसकी जो डिस्टेंस है इसको हाफ करना होगा, तो हाफ करना इजी होगा इफ़ यू विल अज्यूम L इक्वल टू 2a। नाउ इस डाइपोल पे फोर्स कितना लगेगा ये हमें जानना है। तो मैंने आपको अभी बताया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है और वहाँ पे कोई चार्ज रखा है, चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। वैल्यू क्या थी, Q इंटू E के बराबर। तो इसमें भी इतना ही फोर्स लगेगा, इसमें भी इतना ही फोर्स लगेगा। मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल होगा, बट डायरेक्शन वाइज इक्वल नहीं होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर जो फोर्स लगेगा उधर को ही लगेगा जिधर पे फील्ड है, और इस पे अपोजिट बिकॉज चार्ज नेगेटिव है। मतलब आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि यहाँ एक बॉक्स है और इस बॉक्स को आप दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स के थ्रू खींच रहे हो, ठीक है। देन व्हाट विल हैपन, ये बॉक्स कहाँ जाएगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। यू कैन से फोर्स 0 आएगा। अगर हम यहाँ पर दूसरी सिचुएशन कंसीडर करें, ये मैं दूसरी सिचुएशन कंसीडर कर रहा हूँ। इस बार फील्ड अभी भी यूनिफॉर्म है, लेकिन जो ये डाइपोल है ये ऐसे नहीं बनाया जाएगा। पहले केस में जो ये डाइपोल था वो फील्ड की डायरेक्शन में था, फील्ड के अलोंग था। इस बार डाइपोल आपका फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। आप देख लीजिए परपेंडिकुलर है या नहीं। ये डाइपोल इस तरह से बनाया जाता है, -q से +q की तरफ। अब आप देखो ये +q और -q को मिलाने वाली जो लाइन है ये फील्ड के परपेंडिकुलर है। क्या यहाँ पे भी फोर्स 0 आएगा, यही देखना है हमें। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे और इस पे दोनों पे ही फोर्स लगेगा। मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल होगा, बट डायरेक्शन वाइज इक्वल नहीं होगा। नेगेटिव चार्ज पे फील्ड के अपोजिट लगेगा। आपको बताना है कि ये जो बॉडी है ये कहाँ जाएगी। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप, ऐसा हो रहा है आपके साथ, इन रियलिटी ऐसा एज्यूम कर लो। ये जैसे मान लो कि ये आप हो और आपके ऊपर दो फोर्स लगाए जा रहे हैं, दोनों इक्वल है बट अपोजिट है। ये इक्वल है, अपोजिट है। आप किधर जाओगे? मम्मी आपको बोल रही है मेरे साथ चलो, पापा बोल रहे हैं मेरे साथ चलो। मम्मी पापा में झगड़ा हो रखा है, दोनों लोग अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, आप किधर जाओगे? ऐसी सिचुएशन आती है अमूमन बच्चों के साथ। बच्चे कहीं नहीं जा पाते हैं, मतलब यहाँ पर कोई मोशन नहीं होगा। पॉइंट शुड बी नोटेड, मैंने गलत बोला।
कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, ये बॉडी कहीं नहीं जाएगी, लेकिन ये बॉडी आप रियलाइज़ करो रोटेट करेगी, यहाँ पर बॉडी घूम जाएगी। इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस हैं डेली लाइफ में। जैसे ये बॉडी आप अगर वॉशिंग मशीन के अंदर एज्यूम कर लो, तो वॉशिंग मशीन में जब कपड़े धुलते हैं आपने देखा होगा चीज़ें गोल गोल घूमती हैं। ये बॉडी की कहानी वैसी ही है। वॉशिंग मशीन के अंदर की जो बॉडी है, कपड़े धुलते टाइम कहीं जाते नहीं हैं, वहीं पे गोल गोल घूम रहे होते हैं। जहाँ भी गोल गोल चीज़ें घूम रही होती हैं, इसी प्रकार की स्टोरी मोटे मोटे तौर पे वैलिड होती है। आपके जो फैन है उसके अंदर मोटर होती है, वहाँ पे भी इसी प्रकार के दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होते हैं, बस वो फोर्स एक ही पॉइंट पे नहीं लग रहे होते हैं। जैसे अगर ऐसा हो जाए कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगें और एक ही पॉइंट पर लग जाए, तो फिर यह वाली कहानी बन जाएगी। फोर्स यहाँ जीरो है, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं हो रहा है और रोटेटरी भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या है कि फोर्स जीरो है, नेट फोर्स यहाँ पे जीरो है, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं हो रहा है, लेकिन रोटेटरी मोशन हो रहा है। तो स्पेशल क्या हो गया, कब, जब डाइपोल फील्ड के परपेंडिकुलर था, दैट टाइम क्या कि बॉडी कहीं गई अभी भी नहीं है, डाइपोल कहीं जाएगा अभी भी नहीं, लेकिन ये डाइपोल इस तरह से घूम जाएगा। ये डाइपोल इस तरह से घूम जाएगा, तो इसका ये जो टर्निंग इफेक्ट है, इसको मेज़र करने के लिए एक क्वांटिटी होती है जिसे कहते हैं टॉर्क। दूसरा नाम होता है इसका मोमेंट ऑफ फोर्स। यहाँ पर बेटर विल बी कि आप मोमेंट ऑफ कपल ऑफ फोर्स बोले, क्योंकि एक नहीं दो फोर्स हैं। शॉर्ट में इसको लोग कपल भी बोलते हैं, मोमेंट ऑफ कपल भी बोल सकते हैं। अब जो मन करे आप वो लिख लो, मैं सिंबलिकली बात कर रहा हूँ। तो टाउ जो होता है उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, इनमें से कोई भी आप एक फोर्स ले लो, देन मल्टीप्लाई कर दो वो दूरी जिस दूरी से ये फोर्स सेपरेटेड है। जो अगर एक ही पॉइंट पे लग जाते हैं ये दोनों फोर्स, तो उनके बीच की सेपरेशन जीरो होती, जो यहाँ नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे रोटेशन हुआ है। सपोज ये जो डिस्टेंस है L इक्वल टू 2a के बराबर है, तो यहाँ पे जो टाउ आएगा, ये मोमेंट ऑफ कपल आएगा, दैट विल बी F इंटू एल या F इंटू 2a। ठीक है, अब हम बात करें F की, तो ये F कितना है, ये मैंने आपको बताया कि Q चार्ज जो अगर E फील्ड में रखा है तो उस पर फोर्स QE के बराबर होता है। यही यहाँ पे भी होगा, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों ही जगह फोर्स इक्वल है, डायरेक्शन केवल अपोजिट होगी। तो यहाँ पर F के स्थान पर आप रख सकते हो, क्या रख सकते हो, Q इंटू ई देन इंटू एल। नाउ आप Q और L को एक साथ लिखो तो आपको डाइपोल की डेफिनीशन याद आएगी। Q इंटू एल ये डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है, तो ये PE के बराबर हो गया। तो आपने नोटिस किया कि यहाँ पे बात करें चाहे यहाँ पे फोर्स की अगर बात करें तो वो तो कहीं नहीं है। फोर्स आप दोनों ही जगह जीरो लिख लें, फोर्स जीरो वहाँ भी था, फोर्स जीरो यहाँ भी है। टॉर्क के बारे में लेकिन ऐसा नहीं कह सकते आप। टॉर्क के बारे में फिर कैसा कह सकते हैं कि टॉर्क यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे टॉर्क जीरो नहीं है, ये PE के बराबर है। इसका मतलब जो टॉर्क है वो एंगल पे डिपेंड करता है। आपका ये जो डाइपोल है 0 डिग्री पे है या 90 डिग्री पे है, यहाँ 0 डिग्री पे है यहाँ पे, और यहाँ पे 90 है, तो 90 डिग्री पर टॉर्क आ रहा है, 0 डिग्री पर नहीं आ रहा है। एंगल तो ज़रूरी नहीं 0 या 90 हो, और भी हो सकते हैं। तो फॉर ऑल एंगल टॉर्क को निकालने का जो फॉर्मूला होता है, अब मैं उसे लिख रहा हूँ, ये होता है टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। जैसा कि आप जानते हैं कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो यहाँ पर हमें डायरेक्शन भी बताना होगा। तो टाउ की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, इसके लिए हम P देख लेते हैं डाइपोल का, और E देख लेते हैं डाइपोल का, और P से E की तरफ रोटेट करते हैं, P को E की तरफ रोटेट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर बात करें तो ये P है, और E की बात करें तो ये E है। P को E की तरफ रोटेट करते हैं। ठीक, जब आप इसको रोटेट करोगे तो यहाँ पे या तो क्लॉकवाइज दिखाई देगा या तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे तो आपको बोलना है, क्या बोलना है,
टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, मतलब ये जो टॉर्क है या तो आप इसे एंटी क्लॉकवाइज बोल लो, नहीं तो फिर आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो ये टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है। और अगर ये आपको क्लॉकवाइज दिखाई दे तो ऑब्वियसली आप क्या बोलोगे, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज देखना कैसे है, P को E की तरफ रोटेट करना है, इसको P क्रॉस E भी कहा जाता है। ये डायरेक्शन वाली बात जो मैंने सेपरेटली बताई है, ये जो मैग्नीट्यूड वाली बात है सेपरेटली बताई है, को अगर हम कंबाइन कर दें तो जो फॉर्मूला आता है वो टॉर्क का ही है, लेकिन वो वेक्टर फॉर्म है, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ठीक है, ये हमने बात कर ली टॉर्क की। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, बट बिफोर दैट आप इस फॉर्मूले से ही अगर चल करके आए तो बताएं कि थीटा बराबर 0 पे, थीटा बराबर 90 पे, थीटा बराबर 180 पे टॉर्क कितना कितना होगा। फोर्स तो ऑलवेज 0 है, टॉर्क की बात केवल हो रही है, यहाँ 0 होगा, यहाँ PE होगा और यहाँ साइन 180 अगेन 0। तो हैव यू नोटिस दैट कि ये आपका जो टाउ है ये मैक्सिमम टॉर्क है। अगर आपकी जो फील्ड है सपोज करिए एक्स डायरेक्शन में है और डाइपोल आपने रखा है परपेंडिकुलर टू दैट, नहीं, दैट टाइम तो टॉर्क मैक्सिमम आएगा। यहाँ पर डाइपोल को अगर आपने फील्ड के अलॉन्ग रखा है 0 डिग्री, तो फिर यहाँ पे जो टॉर्क होगा वो 0 होगा। और अगर आप इस डाइपोल को 90 डिग्री रोटेट कर दें लाइक दिस, अब ये जो टॉर्क होगा ये PE के बराबर होगा और ये मैक्सिमम होगा। बाकी अगर इसे आप 90 डिग्री और रोटेट कर दें लाइक दिस, देन एंगल 180 हो गया है, टॉर्क अगेन 0 हो जाएगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम। अभी रुक जाते हैं इक्विलिब्रियम की बात, बिफोर दैट मैं पोटेंशियल एनर्जी समझा देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी ये क्या होता है, जैसे कि अगर आप कोई एक बॉल लिए हो, ग्राउंड पे है, हाइट उसकी 0 है, उस पर आप कुछ वर्क करते हो और वो वर्क W = mgh के बराबर होता है और बॉल h हाइट पे आ जाती है। यहाँ पर बॉल में पोटेंशियल एनर्जी है, ये कैसे पता चला, इसके लिए अब बॉल को यहाँ पे रिलीज़ कर दो। जो यहाँ से रिलीज़ करोगे तो बॉल वहीं पर आ जाएगी जहाँ से आपने स्टार्ट करवाया था, जो वर्क किया था। तो बॉल आपकी पॉइंट A से या ग्राउंड से टॉप पर आई थी, तो टॉप पॉइंट पर जो अगर आप बॉल को रिलीज़ कर दो वापस जी पर आ जाएगी, और जब वो जी पर पहुंचेगी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, स्पीड होगा, मोमेंटम होगा। ये आया कहाँ से काइनेटिक एनर्जी, ज़रूर यहाँ पर कोई ना कोई एनर्जी रही होगी जो यहाँ पर जब बॉल पहुंची तो कन्वर्ट हो गई और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के ही फॉर्म का हिडन फॉर्म अवेलेबल था, उसको ही कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब ये है कि व्हेन यू डू सम वर्क, ड्यू टू दैट बॉल ने हाइट अचीव करी, जिससे बॉल में हम पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे होते हैं। अगेंस्ट द फील्ड व्हेन यू डू वर्क, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होती है और उस पोटेंशियल एनर्जी को रियलाइज करने के लिए आप बॉल को रिलीज कर दीजिए, तो होगा क्या, बॉल वापस आएगी और ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। ऐसी ही कहानी यहाँ पर भी है। इसके लिए आप इस सेक्शन को कॉपी करो। देखिए यहाँ पर टॉर्क 0 है, यहाँ पे टॉर्क 0 नहीं है। इन बिटवीन अगर हम कोई बीच की सिचुएशन इमेजिन करें, सपोज करिए आपका ये जो डाइपोल है ये 45 के एंगल पर है, ठीक है, और आप डाइपोल को 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ले जाना चाह रहे हो। हमें देखना है कि ये डाइपोल को ले जाने में क्या हमें कोई वर्क तो नहीं करना पड़ेगा, ये देखना है। डाइपोल आपका पहले ऐसे था, फिर इसको आपने 90 डिग्री पर लाना है। बीच का कोई सिचुएशन आपने 45 एज्यूम कर लिया,
तो इस पे जो टॉर्क होगा PE साइन 45 से आप निकालो तो वो जीरो नहीं आएगा, एटलीस्ट कुछ तो आएगा, और वो टॉर्क इधर को लगेगा। ठीक है, जब ये टॉर्क इधर को लगेगा, ड्यू टू दैट व्हाट विल हैपन, ये डाइपोल इधर घूम जाएगा। हाँ, अगर फ्री टू रोटेट होगा तो घूम जाएगा ना, बट आप अगेंस्ट दिस टॉर्क एक एक्सटर्नल टॉर्क अगर लगाओ जो एटलीस्ट इस इंटरनल टॉर्क के बराबर हो, ये वाला, तो ये डाइपोल 0 से 90 ले जाया जा सकता है। मतलब ये जो दूसरा वाला टॉर्क है ये रिक्वायर्ड है, तभी ये डाइपोल 0 डिग्री से 90 डिग्री हो पाएगा। तो यहाँ पे ड्यू टू टॉर्क कुछ वर्क होगा, जो वर्क होगा उसी के चलते डाइपोल में यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, और अगर आप इस डाइपोल को यहीं पे छोड़ दें तो होगा क्या, वो अपने आप ऐसे रोटेट कर जाएगा। फिर जब वो 0 डिग्री पर आएगा तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। आपको कनेक्टिविटी मिली, एनालॉगी मिली। शुरुआत में चीज़ें इक्विलिब्रियम पे होती हैं, यहाँ पर इक्विलिब्रियम था, कोई टॉर्क नहीं था, बैलेंस था। आपने वर्क करके उसको अनस्टेबल कर दिया, 90 डिग्री पर पहुँचा दिया, और जो आपने वर्क किया उससे स्टेबिलिटी यहाँ पर कम हुई, और स्टेबिलिटी कम होने कितनी कम हुई इसका मेज़र है पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, और फिर जब आपने यहाँ पर जो डाइपोल था उसको उसी के हाल पर छोड़ दिया तो वो वापस स्टेबल होने के लिए रोटेट कर गया, और यहाँ पर जब वो स्टेबल हुआ तो अब यहाँ पर स्टेबिलिटी तो आ गई बट काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। वो कहाँ से आई, वो जब ये डाइपोल यहाँ था तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी, वो कहाँ से आई, आपने इसको रोटेट किया था ना, तो जो वर्क किया था वो यहाँ पर जब पहुँचा तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आ गया। जब ये वापस 0 डिग्री पे आया तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ गया। पूरी कहानी अच्छे से दिमाग में क्लियर करिए। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी मैं टारगेट कर रहा हूँ, एडवांस लेवल के भी हैं, हालांकि उनको अभी हम करेंगे नहीं, बट जैसे मैं बता रहा हूँ सारे ही हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस मैं थोड़े हिंट भी कर दूँ आपको। कहा जाएगा कि डाइपोल 90 डिग्री पे है, उसको रिलीज़ कर दिया, जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। वेरी सिंपल, जो आपने वर्क किया है वहीं से पोटेंशियल एनर्जी आई है, और वही पोटेंशियल एनर्जी आखिरी में हाफ mv² के बराबर होगी। बट पॉइंट शुड बी नोटेड, यहाँ पर हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी के लिए नहीं लगाएंगे। ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है, ये रोटेटरी मोशन है। फार्मूला हाफ I ω² होता है। रोटेशन वाला पूरा चैप्टर यहाँ आ जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए अभी हम बच रहे हैं। क्लियर हुआ? तो पोटेंशियल एनर्जी आपको समझ में आया कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, और स्टेबिलिटी कम होती जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। कितनी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी एट अ सर्टेन एंगल, इसके लिए फॉर्मूला होता है -PE cos थीटा। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के देख लेते हैं एक बार। थीटा हमने 0 रख दिया, थीटा हमने 90 रख दिया, थीटा हमने 180 रख दिया। 0 रखेंगे तो u की वैल्यू -PE आएगी, 90 रखेंगे तो 0 आएगी, एंड 180 रखेंगे तो cos 180 -1 ये +PE हो जाएगा। मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो सिचुएशन आप देख रहे हो जहाँ पे डाइपोल 0 डिग्री पे है, पोटेंशियल एनर्जी -PE के बराबर है, और यहाँ पर जहाँ 90 डिग्री पर है टॉर्क मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी +PE के बराबर है। अब आप ये देख रहे होंगे कि अगर हम इस डाइपोल को 0 डिग्री से 90 डिग्री ले जा रहे हैं तो मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी -PE से 0 कर रहे हैं। कितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे हैं ये कैसे निकाला जाए, तो -PE पोटेंशियल एनर्जी में कुछ पोटेंशियल एनर्जी आपने बढ़ाया तो फिर वो 90 डिग्री पर आ गया, तो x की वैल्यू ये PE के बराबर हो गई। यानी कि आप 0 से 90 वाले रोटेशन में जो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करते हो वो PE के बराबर होती है। आप नोटिस करो यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज ही हो रही है PE के बराबर। मतलब 0 से 90
पोटेंशियल एनर्जी पीई के बराबर हुई है, इतना ही मतलब आपको वर्क करना पड़ेगा। 90 से 180 अगेन आपको वर्क करना पड़ेगा पीई के बराबर। तो 0 to 90 ये जो वर्क है ये पीई के बराबर है, 90 to 180 ये जो वर्क है ये पीई के बराबर है। तो टोटल जो अगर हम वर्क की बात करें तो ये 2 पीई के बराबर है। कोशिश करो इसे सीधा याद रखने की, बहुत बार पूछा गया है, यहाँ पे भी क्वेश्चन है, करेंगे अभी। साथ ही साथ आप ये भी देख लो कि जैसे जैसे आप एंगल बढ़ा रहे हो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से स्टेबिलिटी वो घटती जा रही है। स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है? यहाँ पर है। पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम यहीं पर है, और स्टेबिलिटी यहाँ पे सबसे कम है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो अब आप यहाँ पर देख लो और यहाँ पे देख लो, कुछ सिमिलरिटी भी है इनमें और कुछ अंतर भी है। सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही सिचुएशन में टॉर्क 0 है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी दोनों जगह बराबर नहीं है। यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 2 पीई के अमाउंट से एक्सीड कर गई है, ज़्यादा है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ ज़्यादा है, इसका मतलब ये अनस्टेबल हो गया है, या यू कैन से यहाँ स्टेबिलिटी लीस्ट है और यहाँ स्टेबिलिटी मैक्स है, या यू कैन से ये स्टेबल है। इस बात का सिग्निफिकेंस क्या है? इस बात का सिग्निफिकेंस ये है कि अगर इस डाइपोल को 0 डिग्री वाली सिचुएशन में हल्का सा आप रोटेट कर दो, इधर को रोटेट कर दो चाहे इधर को रोटेट कर दो, व्हाट विल हैपन? ये डाइपोल ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा और फिर वो धीरे 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 यहीं पर आकर के रुक जाएगा। 0 डिग्री सिचुएशन फाइनली विल बी द इक्विलिब्रियम सिचुएशन विल एक्वायर्ड। यहाँ पर इक्विलिब्रियम तो है डाइपोल में, टॉर्क तो 0 है, बैलेंस तो बना हुआ है, लेकिन ये बैलेंस स्टेबल नहीं है। जैसे जरा सा भी अगर आपने इसको रोटेट किया और फिर रिलीज कर दिया तो ये जो डाइपोल है ये वापस रिस्टोर नहीं होगा और रोटेट कर जाएगा और फाइनली वो 0 डिग्री वाली सिचुएशन में आ जाएगा। मतलब इक्विलिब्रियम यहाँ भी है, इक्विलिब्रियम यहाँ भी है, टॉर्क यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, बैलेंस यहाँ भी है, बैलेंस यहाँ भी है, लेकिन यहाँ स्टेबल है और यहाँ स्टेबल नहीं है, यहाँ अनस्टेबल है। स्टेबिलिटी यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम है। तो फिर यहाँ पर ऐसे भी सवाल पूछा जाता है कि डाइपोल को मोस्ट स्टेबल सिचुएशन से मोस्ट अनस्टेबल सिचुएशन तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। अगेन एग्जामिनर आस्किंग फॉर सेम। स्टेबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ से यहाँ ले जाने में 2 पीई के बराबर का वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऑसिलेशन वाली बात भी होनी है, करेंगे उसको, बट पहले एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा है ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ये जो चार्जेस हैं उनकी पोजीशंस गिवन है और कह रहे हैं वर्क बताओ कितना होगा। ये रोटेट करना है इसको फ्रॉम इक्विलिब्रियम थ्रू 180। समझ में आया? ये वही 2 पीई पूछ रहा है कितना होगा। ई की वैल्यू तो सीधा बता दिया इन्होंने, पी की वैल्यू ये निकालनी पड़ेगी। पी का फॉर्मूला होता है Q इंटू एल। क्यू तो दिया है 4 इंटू 10 की पावर -6, एल लेंथ ऑफ द डाइपोल, ये आपको समझनी पड़ेगी डायग्राम बना के। ये वाला जो डाइपोल चार्ज है ये जहाँ पर है उसका कोऑर्डिनेट x बराबर -9, y और z की कोई वैल्यू नहीं है, और ये वाला जो चार्ज है ये है x इक्वल टू +9। तो इनके बीच की जो लेंथ है या डिस्टेंस है वो 18 आ जाएगी। तो यहाँ पर Q की वैल्यू मैंने रख दी एंड L की वैल्यू वो मैं रख रहा हूँ। ये हो गया डाइपोल का डाइपोल मोमेंट। तो ये हो गया 18 गुणे 4 72, देन मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -8। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 144, देन इसके बाद 10 की पावर -4। जूल में आएगा, ये मिली जूल में करना है तो 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई करें तो ये 14.4 आ जाएगा। ये रहा आंसर। कोई और क्वेश्चन इसी मिजाज का अगर हो तो कर लें। यहाँ पे कह रहे हैं वर्क दैट नीड टू बी डन तो डाइपोल मेक इट डाइपोल मोमेंट अपोजिट टू द फील्ड। लैंग्वेज एक बार आप फिर से रीड करिए। कह रहे हैं वर्क बताइए जो रिक्वायर्ड होगा
डाइपोल को बनाना है कैसा, अपोजिट टू द फील्ड। शुरुआत में डाइपोल फील्ड के अलॉन्ग है, पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इसे एंटी पैरेलल करना है, अपोजिट करना है। अगेन एग्जामिनर आस्किंग फॉर 2PE। इस बार इसे आप खुद से करें, आंसर 12 आएगा। नाउ इसके बाद में एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे कहीं था, कर लीजिए उसे भी। ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अगर कंसेप्ट लाइक करेगा तो, अदरवाइज बहुत आसान है। हालांकि मैंने क्लियरिटी पहले दे दी थी कि दो बातें होती हैं, एक होता है सोर्स चार्ज, एक होता है टेस्ट चार्ज। एक होता है सोर्स डाइपोल, एक होता है टेस्ट डाइपोल। तो यहाँ पर ये जो है ये है सोर्स चार्ज, ड्यू टू दैट फील्ड प्रोड्यूस होगी। और ये है डाइपोल, ये फील्ड प्रोड्यूस करता हुआ नहीं माना जाएगा। इसके द्वारा जो फील्ड प्रोड्यूस हुई है हर जगह, वो है यहाँ उस फील्ड में ये डाइपोल रखा है। इस पे लगने वाले फोर्स, लगने वाले टॉर्क के बारे में बात करनी है। रीड कर सकते हैं आप। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड एट डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम इनफाइनाइट प्लेन शीट, दिस इज योर इनफाइनाइट प्लेन शीट। नाउ हमें आइडिया होना चाहिए कि इनफाइनाइट प्लेन शीट के द्वारा जो फील्ड प्रोड्यूस होती है वो कैसी होती है। ये आपकी यूनिफॉर्म होती है, ये यूनिफॉर्म फील्ड मैंने बनाना शुरू किया। यानी कि इनडायरेक्टली ये वही बात हो गई कि यहाँ पे यूनिफॉर्म फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ है, और इस फील्ड की हालांकि वैल्यू भी होती है, पता है तो ठीक है, नहीं तो रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे, लेकिन पता होना चाहिए। सिग्मा हेयर द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द इनफाइनाइट प्लेन शीट ओवर एयर, ड्यू टू दैट फील्ड जो होती है मैग्नीट्यूड वाइज इतनी होती है, एंड डायरेक्शन वाइज एन कैप। एन कैप मतलब नॉर्मल वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर, यू कैन सी दिस एंगल हुअर इज 90। सिंस चार्ज इज पॉजिटिव सो फील्ड गोइंग आउटवर्ड। तो अब यहाँ पर जो डाइपोल है आप देख रहे हो 0 डिग्री पर रखा है। फोर्स तो इस पर कभी लगना ही नहीं था क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है। टॉर्क इसके बारे में बात हो सकती है, लेकिन यहाँ पर वो भी नहीं होगी क्योंकि एंगल 0 है। अदर देन 0 की जो सिचुएशंस होंगे दैट टाइम टॉर्क की गुंजाइश है। नाउ आप पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लें। पोटेंशियल एनर्जी U, ये आपको मैंने बताया मोस्ट स्टेबल सिचुएशन है। मोस्ट स्टेबल सिचुएशन -PE पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। एंड स्टेबिलिटी की बात करें, अगर स्टेबिलिटी को अगर हम S से लिख लें तो ये मैक्सिमम। अब आप 1 by 1 पढ़ना शुरू करिए। टॉर्क ऑन डाइपोल इज 0, ये तो सही है। नेट फोर्स डायरेक्टेड, ये गलत है। टॉर्क 0, नेट फोर्स है ही नहीं, डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। तीसरा देखिए पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की ये मिनिमम है, एंड टॉर्क 0, ये सही है। फिर चौथा क्यों गलत है, पोटेंशियल एनर्जी एंड टॉर्क बोथ आर मैक्सिमम, दिस इज रॉन्ग। पोटेंशियल एनर्जी हियर इज -PE which is minimum. Now we have to talk about oscillation. Why we should talk about that? Whenever in picture stable equilibrium is found, कहीं पे भी अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो वहाँ पे ऑसिलेशन की गुंजाइश रहती है। वो कैसे बता देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें, एक स्प्रिंग ले लें और इससे हम एक ब्लॉक को अटैच कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ब्लॉक में क्या कोई इक्विलिब्रियम है। कैसे पता चलता है, देखना पड़ता है ब्लॉक में फोर्स कितना है, टॉर्क कितना है। अगर फोर्स 0 है तो इक्विलिब्रियम है, नेम ऑफ दैट इक्विलिब्रियम विल बी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। इफ टॉर्क 0 है देन वी से it is rotatory equilibrium. If both are 0 then we say it is total equilibrium. यहाँ पर स्प्रिंग elongated नहीं है, सो इक्विलिब्रियम है। फोर्स 0 है, टॉर्क 0 है, हर प्रकार से यहाँ पर इक्विलिब्रियम है। जब पता चल जाए आपको कि इक्विलिब्रियम है तो फिर अगला प्रश्न बनता है कि कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम 3 प्रकार का होता है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक न्यूट्रल। अंतर क्या है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, इसको हम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें, ठीक है। अब क्या होगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दोगे स्प्रिंग खिंच जाएगी, और एलोंगेटेड स्प्रिंग क्या करेगी,
एक फोर्स अप्लाई करेगी जो कि किधर होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ होगा। अगर ये फोर्स इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ना होता तो आपने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, किधर को किया, पॉजिटिव एक्स में, और फोर्स नेगेटिव एक्स में ना लगता, पॉजिटिव एक्स में ही लगता, तो जिधर आपने डिस्प्लेस किया उधर को ही अगर आगे चल के फोर्स लगने लग जाएगा तो फिर ये रिटर्न क्यों आएगा? रिटर्न तो तब आएगा जब डिस्प्लेस जिधर को कर रहे हो फोर्स उसके अपोजिट लग जाए, तो ये रिटर्न आएगा। और रिटर्न जब आएगा तो यहाँ पे स्पीड, काइनेटिक एनर्जी सब कुछ आ जाएगा, और फिर ये ड्यू टू दैट स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। कंप्रेस्ड स्प्रिंग, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है, फोर्स इधर लगाएगी, वापस इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ भेज देगी, और इस प्रकार से ऑसिलेशन चलने लग जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने डाइपोल के केस में क्या यही कहानी है। डाइपोल को हमने कंसीडर किया 0 डिग्री की सिचुएशन पे, और हमने इसको रोटेट कर दिया, कोई 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, जितना आप मानना चाहो मान लो। आपने इसको रोटेट कर दिया। आपको ये देखना है कि आपने इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब कुछ एंगल रोटेट कर दिया तो रोटेट हो जाने के बाद जब आप इसे छोड़ दोगे तो ये किधर जाएगा, क्या रिटर्न आएगा? जो अगर रिटर्न आएगा तो फिर यहाँ पर ऑसिलेशन होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। हालांकि हमें पहले से पता है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ पे ऑसिलेशन हो जाएगा, देखना भी पड़ेगा होगा कि नहीं। आपने इसको कुछ एंगल अगर रोटेट कर दिया तो ये इसका पी वेक्टर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इधर था, टॉर्क जो बनता है वो कैसे बनता है, पी से ई की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, सॉरी क्लॉकवाइज टॉर्क यहाँ पर जनरेट हो गया। ड्यू टू दैट ये जो आपका डाइपोल इफ रोटेटेड बाय सम एंगल इट विल रिटर्न बैक, इट विल रोटेटेड बैक, एंड ड्यूरिंग रोटेशन जब ये वापस 0 डिग्री सिचुएशन एक्वायर करेगा तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पर इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसमें पहले पोटेंशियल एनर्जी रही थी और वो इधर आते वक्त कम होगी, और वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये वापस इधर को रोटेट होगा। लेकिन जब ये इधर को रोटेट हो जाएगा तो इसमें टॉर्क ऐसे लगने लगेगा, ये फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन को आएगा, और ये ऐसे 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 रोटेट करता ही रहेगा, ऑसिलेट करता ही रहेगा। इसी का टाइम पीरियड निकालना हमारा मोटिव है। तो जब यहाँ पर हम बात कर रहे होते हैं ट्रांसलेटरी मोशन के केस में ऑसिलेशन की, तो F को लिखते हैं हम लोग kx, फिर यहाँ पर A को लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर x, और आप चाहो तो F की जगह ma लिख सकते हो, या यहाँ पर आप m से मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ पर। तो F इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, इस तरह से इक्वेशन होती है, और इस m ओमेगा स्क्वायर को ही आप k कहते हैं। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर निकालते हैं आप, और फिर जो ओमेगा आता है उस ओमेगा को आप 2π/t के बराबर करते हो, एंड फाइनली यहाँ से t निकल आता है। दिस इज द वर्किंग प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड of the oscillation if it is translatory motion, but in case of rotation क्या कहानी बनेगी। यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन है इसको a नहीं, इसको अल्फा लिखा जाएगा, देन इट विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ जो x है इसको x नहीं, इसको थीटा लिखा जाएगा। लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नाउ आप यहाँ पर m से मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पर m से नहीं करेंगे, यहाँ पर i से करेंगे, तो ये i ओमेगा स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर i अल्फ़ा, जैसे यहाँ m ए f के बराबर था, ऐसे यहाँ i अल्फ़ा ये टाउ के बराबर हो जाएगा। ये आपका i ओमेगा स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। जहाँ पर आप i ओमेगा स्क्वायर जो देख रहे हैं इसे आप चाहे तो c लिख सकते हैं, यहाँ से आप ओमेगा स्क्वायर निकाल सकते हैं, यहाँ से आप ओमेगा निकाल सकते हैं, और यहाँ से आप 2π/t के बराबर करते हैं तो t निकाल सकते हैं। t इक्वल टू, ये आपने शायद फार्मूला सुना भी होगा, 2π√i/c।
यहाँ पर होता है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/k। दोनों ही निश्चित है, आपने सुने होंगे। अब हम अपने डाइपोल के केस में अगर बात करें तो क्या स्टोरी है, ये जो टॉर्क है, क्या इसका हमने कोई आपको फॉर्मूला बताया है? ये जो टॉर्क था दैट वाज PE साइन थीटा। प्लस माइनस का इशू नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये फार्मूला टॉर्क नहीं, टॉर्क का मैग्नीट्यूड देगा। तो आप इस फार्मूले से टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकाल लें, ये आ जाएगा I ओमेगा स्क्वायर थीटा, और मैंने टॉर्क का फार्मूला बताया PE साइन थीटा। अगर आपने यहाँ पर इसको जो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया, देन ओनली देन, अदरवाइज आगे के स्टेप वैलिड नहीं है। साइन थीटा थीटा के बराबर होगा, दैट टाइम I ओमेगा स्क्वायर PE I ओमेगा स्क्वायर थीटा PE थीटा के बराबर होगा, और थीटा कैंसिल होने के बाद जो I ओमेगा स्क्वायर आएगा वो PE के बराबर आएगा। ओमेगा स्क्वायर PE अपॉन I के बराबर आएगा। ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ PE अपॉन I के बराबर आएगा। इसे आप 2 पाई/t के बराबर करेंगे तो t जो है 2 पाई अंडर रूट में I अपॉन PE के बराबर आएगा। ये फार्मूला आपने डायरेक्टली याद किया होगा, यहाँ हमने डेरिवेशन किया। अब यहाँ पर इस फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसे करेंगे। एक डाइपोल लिया है इन्होंने, मास और चार्ज, डाइपोल में जो चार्जेस हैं बता दिया है इन्होंने। डाइपोल की लेंथ L ले ली है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, रोटेटेड स्लाइटली फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, देन रिलीज, टाइम पीरियड बताना है। फार्मूला मैंने निकलाया अभी, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में I अपॉन PE। बस I और P इनको ही निकालना है और रख देना है। यहाँ पर एक पॉइंट मास है, एक और पॉइंट मास है, इनके बीच की डिस्टेंस L है, और ये अगर रोटेट करता है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। मैंने यहाँ जो एक्सप्लेन किया था उसमें डाइपोल को हमने कॉर्नर पॉइंट के अबाउट साइड रोटेट करवाया था। वो इसलिए कि वहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप डाइपोल को कौन से पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहे हो, लेकिन जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की बारी आती है, यहाँ पर आ चुकी है, दैट टाइम ये रिक्वायर्ड होता है कि हम जानें कि रोटेशन व्हाट अबाउट व्हाट पॉइंट। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि फोर्स तो कभी लगेगा नहीं, नेट फोर्स जीरो होगा। तो नेट फोर्स जीरो होगा ओनली बिकॉज ऑफ कपल बॉडी इज गोइंग टू रोटेट, ये सिस्टम इज गोइंग टू रोटेट, सो इट विल बी अबाउट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के अबाउट यहाँ पर हमें रोटेशन कंसीडर करना है। तो L/2 इधर हो गया, L/2 इधर हो गया, मिड पॉइंट से A का दूरी, मिड पॉइंट से B का दूरी, L/2 हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो बॉडी है इस तरह से रोटेट करेगी, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mL स्क्वायर होगा। एंड ऐसे ये वाली जो बॉडी है ये ऐसे रोटेट करेगी, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ L की जगह L/2, यहाँ L की जगह L/2। तो ये स्क्वायर होके 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, ये ओवरऑल 2mL स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर I की वैल्यू हो गई। P ये तो सारे ही जानते हैं Q इंटू L के बराबर होता है। तो T इक्वल टू 2 पाई देन अंडर रूट में 2mL स्क्वायर अपॉन P की जगह Q इंटू L इंटू E, एक L कैंसिल हो जाएगा, mL देन ये कैंसिल हो गया है QE। ठीक है, अब आंसर देख लो। यहाँ पे आई थिंक 2 का कुछ इशू हुआ है। हाँ, इशू ये हुआ है कि ये mL स्क्वायर बाई 4 जो है, ये mL स्क्वायर 4 जो है, दोनों मिल के 2mL स्क्वायर नहीं आएगा, ये mL स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 आएगा, तो ये mL स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। कैलकुलेशन के नाम पे मेरे 12 बजने लगते हैं, आप खुद से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि मैंने कर लिया है अप्रॉक्स। यहाँ पर मैंने I की जगह मेरे स्क्वायर बाई 2 रखा है, तो जो ये 2 है यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा। mL अपॉन 2 QE।
ml/2QE, ये रहा आंसर। और क्वेश्चन तो मुझे लग नहीं रहा है, बाकी नेक्स्ट हेडिंग नेक्स्ट वीडियो में। ये EPS लिखा है, EPS मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस, वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन नेक्स्ट।